सो क्लास जो टॉपिक हमने शुरू करा हुआ है वो है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, इसके आगे का बता रहे हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पी है जिसकी ओरिजिन से रेफरेंस पोजीशन आर है। ये पार्टिकल जो है इस ट्रैक पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका पाथ है जिस पाथ पे ये चल रहा है। एक टाइम पे यहाँ पोजीशन पे था ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, और फिर टी टाइम के बाद वो पी डैश पे आ गया, यानी ओरिजिन से आर डैश की डिस्टेंस पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, जिसको हमने कहा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर। ठीक है, यानी दोनों पोजीशन का डिफरेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर आर हमने, क्योंकि आर एक्स वाई प्लेन में है, तो आर को हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, इसी तरह से हमने आर डैश को एक्स डैश और वाई डैश कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो डेल्टा आर की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो वो आई थी एक्स डैश माइनस एक्स आई और वाई डैश माइनस वाई जे। ठीक है, जब आर डैश माइनस आर को हमने डेल्टा आर माना है तो हमने एक्स डैश माइनस एक्स को डेल्टा एक्स मान लिया, डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जी। ठीक है, तो डेल्टा आर की आपकी ये वैल्यू आ गई थी। इतना कर हम लोग देख चुके हैं। ठीक, नाउ अब ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर। तो यानी डी डेल्टा आर बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऐसे ही रहने देते हैं और डेल्टा आर की जगह रखते हैं डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जे। ये डिफ्रेंशिएशन अंदर खुल जाएगा। एक बार आएगा आपका डेल्टा एक्स के साथ और एक बार आएगा आपका डेल्टा वाई के साथ। ठीक है, अब देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम, यानी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी लेकिन एक्स एक्सिस की खाली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी वाई की वेलोसिटी। सो दैट मीन्स वेलोसिटी कैन ऑल्सो रिजॉल्व इन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके ले सकते हैं, पोजीशन को लिख सकते हैं, उसी तरह से वेलोसिटी को भी एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। और सिमिलरली, अब ये इक्वेशन कुछ याद दिला रही है? ये इक्वेशन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पड़ी थी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ऐसी लग रही है। तो वहाँ पे ए एक्स और ए वाई का क्या रिलेशन था? प्रूफ किया था, याद है? ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, याद है? ए एक्स इज इक्वल टू क्या आया था? कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल्स टू, बुक में दिखाएं आपको, ये देखिए, ये ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया था तो ये रिलेशन आया था, जहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वाले केस में भी यही चीज़ की है उन्होंने। देखिए, v इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक, जैसे कि हमने वहाँ पे ए एक्स और ए वाई माना था, यहाँ पे भी हमने वी एक्स और वी वाई माना है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई और दोनों के बीच का एंगल ये आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो भी आपको मैंने बताया है करके, डी एक्स अपॉन डी टी को वी एक्स लिखा है, डी वाई अपॉन डी टी को लिखा। चाहे आप डेल एक्स करके लिखिए लिमिट लगा के, चाहे आप डी एक्स करके लिखिए, बात एक ही है। और का मतलब बात एक ही है, चाहे आप लिमिट लगा के डेल के फॉर्म में लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखिए, आपका आंसर वही आएगा। डिफरेंशिएशन का ही मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़
velocity along y-axis. So velocity can also resolve into x and y component, जिसकी फाइनल वैल्यू ये होती है और इनके बीच का एंगल ये होता है. ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी इस तरह से आएगा. ना वेलोसिटी की वैल्यू vx² प्लस vy², और vx और vy के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू vy/vx. ठीक है. अब वेलोसिटी के बाद अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के. एक्सीलरेशन इज del v/del t. ठीक है, यही होता है ना. तो दैट मीन्स वेलोसिटी कैन बी रिटन एज acceleration can be written as rate of change of velocity in particular time interval. So del ये रख लीजिए. v को क्या ले सकते हैं हम लोग? vxi प्लस vyj अपॉन del t है ये. ठीक है, तो del अंदर जाएगा तो del vx अपॉन del t i del vy अपॉन del t j. अब del vx अपॉन del t क्या होता है? जब del v अपॉन del t एक्सीलरेशन होता है तो vx अपॉन vt एक्सीलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस होगा. ठीक है, del v अपॉन del t एक्सीलरेशन था तो del vx अपॉन del t क्या होगा? ax, यानी एक्सीलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस i कंपोनेंट, और ये हो गया एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस j के साथ. सो दैट मीन्स टोटल एक्सीलरेशन of the moving object can be resolved into the x and y component, just like similarly as in velocity. ठीक है, तो जहाँ पे ax की वैल्यू क्या हो गई? ax की हो गई लिमिट del t टेंड्स टू 0, चाहे हम del vx अपॉन del t लिखें या फिर dvx अपॉन dt लिखें. यहाँ ay की वैल्यू क्या हो गई? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चाहे हम del vy अपॉन del t लिखें, चाहे हम dvy अपॉन dt लिखें. ठीक, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, समरी का मतलब ये है कि रिजॉल्व ऑफ वेक्टर्स, अगर आप पोजीशन को रिजॉल्व कर सकते हैं x और y कंपोनेंट में, आप डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं x एंड y कंपोनेंट में, तो इन द सेम मैनर आप वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं x एंड y कंपोनेंट में, एंड आप एक्सीलरेशन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं x एंड y कंपोनेंट में. जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी रिजॉल्व इनटू द x एंड y कंपोनेंट इफ़ मोशन इज़ कंसिडर्ड टू बी इन xy प्लेन. अगर मोशन हो रहा होता हमारा XYZ प्लेन में तो हम इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, x, y एंड z के. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मोशन इन 2 डायमेंशन प्लेन की बात कर रहे हैं, x और y प्लेन की बात कर रहे हैं. इसीलिए हम पोजीशन को xy के फॉर्म में, वेलोसिटी को भी xy के फॉर्म में और एक्सीलरेशन को भी xy के फॉर्म में ही दिखा रहे हैं. ठीक है, अब ये देखिए एक चीज़. अच्छा, ये देखिए कि जैसे हमारा 1 डायमेंशन मोशन है, हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, सीधी लाइन में चलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, सीधे रोड पे जा रहे हैं. ठीक है, कोई अप एंड डाउन नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधी लाइन पे जा रहे हैं. तो हमारी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो यह इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा. तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा होगा. तो इन 1 डायमेंशन मोशन, अगर हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, 1 डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द वेलोसिटी. 1 डायमेंशन मोशन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है. सीधी लाइन में चल रहे हैं, वेलोसिटी कम होगी ज़्यादा होगी, लेकिन चलेंगे तो उसी लाइन में ना. यानी एक्सीलरेशन किस लाइन में काम कर रहा है? उसी लाइन में काम कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसी लाइन में काम कर रहा है. लेकिन जब हम 2D या 3D प्लेन की बात करते हैं तब हमारा एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ 0 से लेके 180 तक डिग्री तक एंगल बना सकता है. ठीक है,
जब हम 1D प्लेन की बात करते हैं, वन डायरेक्शन की बात करते हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अगर हम 2D और 3D प्लेन की बात करें, तब हमारा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के साथ ज़ीरो यानी सेम लाइन से होता हुआ पूरा 180 का एंगल बना सकता है। उसके पास स्कोप है, ऑप्शन है ना। 2D प्लेन में पूरा ऑप्शन है, इधर इधर कहीं भी एक्सीलरेशन काम करे। सपोज़ एक बॉल हमने बाउंस करके फेंकी, तो अगर सरफेस आपकी स्मूथ है तो बॉल ज़्यादा बाउंस करेगी, ठीक है, और खुरदरी है तो रुक जाएगी। यानी ये वाला एक्सीलरेशन ज़्यादा काम कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यही सरफेस अगर खुरदरी होगी तो ये बाउंस भी कम करेगी और रुक भी जल्दी जाएगी, ठीक है। तो 2D प्लेन में एक्सीलरेशन के पास ऑप्शन होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकता है। और डायरेक्शन की लिमिट क्या है, 0 से लेके 180 तक। अब यही चीज़ आपकी बुक में देखिए ताकि आप समझ पाएँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ से पढ़ा था, ये डायग्राम हमने देखा था, ठीक है, ये पोजीशन हमने निकाली थी। इसके बाद यहाँ से हमने आज देखा है, ये हमने इसकी वेलोसिटी निकाली है, Vx और Vy के फॉर्म में लिखा है इसको। ये टोटल वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, ये एक्सीलरेशन निकाला है जैसे कि आपको मैंने कॉपी में बताया है अभी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कैन ऑल्सो रिटन एज Ax और Axi प्लस Ayj कंपोनेंट, ठीक है, जहाँ पे Ax की वैल्यू dVx/dt ले सकते हैं और Ay की वैल्यू dVy/dt ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये याद रखिए, जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन की बताई है। नोट दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। Velocity and acceleration of object are always along the same straight line, वन डायमेंशन मोशन में एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। However, for motion in 2 or 3 dimension, velocity and acceleration vector may have an angle between 0 to 180, ठीक है। वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों सेम लाइन में काम करेंगे, चाहे इधर चाहे बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन उसी लाइन में होंगे। लेकिन 2D एंड 3D प्लेन में एक्सीलरेशन के पास ऑप्शन है, वो वेलोसिटी से 0 से लेके 180 तक के बीच के एंगल बना सकता है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए यहाँ ग्राफ में, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करी है, ये आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हमेशा उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में होती है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन काम करता है, ठीक है। देखिए, जहाँ पे डेल्टा V है वहीं पे हमारा A है, जहाँ पे डेल्टा V है वहीं पे हमारा A है, देख रहे हैं। जहाँ डेल्टा V है, जैसी डेल्टा V की डायरेक्शन है वैसी ही A की डायरेक्शन है। यहाँ पे डेल्टा V है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए A जो है यहीं पे काम कर रहा है। तो यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जहाँ होती है आपका एक्सीलरेशन वहाँ पे हो सकता है, या फिर उससे 180 डिग्री का एंगल बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब इस हेडिंग को उठाइएगा और ये पूरी हेडिंग लाइन से पढ़िएगा। कहीं एक लाइन, कहीं एक शब्द ना समझ में आए तो मुझसे तुरंत पूछिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल और फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखेंगे। या इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ऑनलाइन क्लास में।